Prashansa. Today in this video we are going to discuss further topics of chapter shares. In previous video we already discussed all basics, that is what is share capital, authorized capital, issued and subscribed capital, called and paid up capital, what is reserve capital and what is calls in advance and calls in arrear. Also we discussed how it will be treated. ओके तो आज के इस वीडियो में हम उससे एक स्टेप और आगे चलेंगे, वो रहेगा हमारा प्रो रेटा का एक्सटेंडेड वर्जन, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था कि छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में हम और एक्सटेंडेड फॉर्म में जो प्रो रेटा होता है उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। देन हम डिस्कस करेंगे फॉरफीचर और हम कवर करेंगे री इश्यू ऑफ शेयर कि फॉरफीचर क्या होता है और अगर फॉरफीचर हो जाता है तो कंपनी उसको री इश्यू कैसे करती है। इन सभी पॉइंट को बहुत ही इजी वे में समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपके लिए पहले ही फ्रेम करके रखा हुआ है एक क्वेश्चन जो कि हमारा प्रो रेटा पर बेस्ड है। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रो रेटा के कॉन्सेप्ट को, देन वी गो फर्दर ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, तो आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इश्यूड शेयर कैपिटल ₹10 लाख। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब बोला जाएगा ₹10 लाख तो इट मीन्स ये आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल है, मतलब शेयर्स इनटू जो आपका वैल्यू है शेयर का, वो दोनों की मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹20 शेयर। ठीक है, कह रहा है कि आपने प्रीमियम लेना है 20 पर शेयर के अकॉर्डिंग और जो शेयर की पार वैल्यू है वो है 100। तो इतना ध्यान रखना, जब भी हम इश्यूड शेयर कैपिटल से शेयर्स निकालेंगे तो हम हमेशा पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे। फाइन, तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो इश्यूड शेयर होगा कितना, इश्यूड शेयर 10 लाख है, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे 10,000 शेयर्स मैंने इश्यू किए हैं। ओके, तो जो मेरा इश्यूड शेयर कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा, 10,000 शेयर्स का रहेगा। देन उसने कह दिया है इसमें 20 रुपीज क्या है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम अंडरस्टूड है, अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो हमारा अलॉटमेंट पर होता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि कैसी इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर कुछ नहीं गिवन रिगार्डिंग प्रीमियम तो हमें पता है सारा का सारा आपका अलॉटमेंट पर लगेगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन कह रहे हैं 10 रुपीज मांग रहे हैं, एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, अलॉटमेंट पर 40 रुपीज है और बैलेंस कॉल्स पे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन कही थी इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज पर शेयर, तो यानी कि ये जो अलॉटमेंट पे 40 रुपए मांगे हैं इसमें 10 रुपए प्रीमियम का भी ऐड है, लेकिन प्रीमियम हमने कितने मांगे, 20 रुपीज। तो जो बाकी का 10 रुपए प्रीमियम है वो कहाँ पे होगा, कॉल्स के टाइम पे होगा। फाइन, देखिए कैसे करेंगे। अभी यहाँ पर आपका 40 रुपीज है, लेकिन ये जो 40 है वो बनेगा कैसे, जब हम टेबल में लिखेंगे इस 40 को 40 नहीं लिखेंगे, यानी कि 30 रुपीज तो हमारी जेन्युइन वैल्यू था जो हमें चाहिए था, प्लस हमने 10 किया जिसमें प्रीमियम का वैल्यू था, तभी तो 40 बना। फाइन, अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरे कॉल्स में कितने। बच्चे गलती क्या करते हैं कि 120 से कंपैरिजन करने बैठ जाएंगे। नहीं, तुम हमेशा पार वैल्यू से कंपैरिजन करो और सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग रखो, सेपरेट रखो। ओके, तो मेरी पार वैल्यू एप्लीकेशन पे 10 रुपीज लिया और अलॉटमेंट पे हमने 30 रुपीज ले लिया, तो कितने हो गए, 40 रुपीज ऑलरेडी हम मांग चुके हैं। तो कॉल्स पे कितने मांगेंगे, अब आप 120 से कंपेयर नहीं करोगे, किससे कंपेयर करोगे, 100 से। तो यानी कि कॉल्स पे मुझे लेने हैं कितने, 100 माइनस 40 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60। लेकिन अभी 10 रुपी हमारे प्रीमियम के भी रहते हैं जो कि अलॉटमेंट में 10 रुपीज एडजस्ट हुए, बाकी अंडरस्टूड है हमारे कॉल्स में मांगेंगे हम 10 रुपी प्रीमियम, तो ये 10 रुपी ये कॉल्स के हो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, कॉल्स में हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के 10 रुपीज आ जाएंगे। तो अब हम टोटल करेंगे इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 120 बैठना चाहिए। ओके, तो कितना हो गया, 40, 50 एंड 70 कितना हो गया, 120। तो हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा दूं तो कितना हो गया, 40 प्लस 60, 100। तो इट मीन्स मैंने टेबल में तो वैल्यू सही पुट कर दी। ओके, आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, कह रहा है कि अब जो हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन
क्वेश्चन आई क्या है, एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 23,000 पे, होने कितने चाहिए पे चाहिए था 10,000 पे, लेकिन रिसीव कितना हुआ 23, तो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई, ये 13,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है हमारी। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो एप्लीकेंट्स ऑफ ₹12,000 शेयर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर, और 3,000 का एप्लीकेशन जो था हमारा आया था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिखेंगे। आप क्या करेंगे, छोटा सा रफ में वर्किंग बनाएंगे। कैसे करेंगे, एक जगह तो लिखेंगे एप्लीकेशन और एक जगह पर लिखेंगे अलॉटमेंट, मतलब कितने एप्लीकेंट्स उनको कितना अलॉट हुआ। तो पहले तो वो कह रहा है कि एप्लीकेंट्स थे 12,000 के जो एप्लीकेंट्स थे ना उनको सिर्फ और सिर्फ 2,000 क्या किए, अलॉट किए। मतलब जिसको भी 2,000, लेट सपोज ये पर्सन ए है, इस बंदे को 2,000 शेयर ही अलॉट हुई, जबकि उसने 12,000 शेयर के पैसे दिए थे, तो कितने पे एक्स्ट्रा आ गए उसके 10,000 शेयर्स पे, राइट। तो कोई बात नहीं, इसके जो 10,000 है हम अलॉटमेंट और कॉल्स में ट्रांसफर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फाइन। अब आ जाओ, कह रहा है कि एप्लीकेंट से 3,000 शेयर्स के जिन्होंने हमें 3,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, मतलब हमें पैसा दिया, बट उनको मैंने कुछ भी नहीं अलॉट किया, तो इट मींस उसका पैसा क्या हो जाएगा, नील, यानी कि उसको कोई भी पैसा हमें, तो ये जो 3,000 के शेयर थे, इनको कितने शेयर अलॉट हुए, नील, तो इनको मतलब एक भी हमने शेयर अलॉट नहीं किया, तो इसका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, फाइन। अब देखो कितने हो गए टोटल हमारे, कितने 15,000 शेयर एडजस्ट हो चुके हैं, राइट। कितने शेयर एडजस्ट हो गए हमारे 15,000, अब रिमेनिंग कितने रह गए 8,000 शेयर। तो अभी हमें ये देखना है कि 8,000 शेयर होल्डर्स को कितना शेयर मिला होगा। तो अगर मेरे पास शेयर इशूड कितने हमारे 10,000 शेयर हमारे इशूड है, उसमें से 2,000 लेस करेंगे तो ऑलरेडी हम अलॉट कर चुके हैं ना उसको, तो कितने रह गए 8,000। तो मतलब 8,000 शेयर होल्डर्स को तो मैंने 8,000 ही शेयर अलॉट कर दिए, फाइन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आपको कुछ नहीं करना, जैसे कंडीशन कह रहे इतने अप्लाइड इतने अलॉटेड वो लिखते रहो, फिर आपको देखना है कि रिमेनिंग शेयर कितने रह गए और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कितने अब हमारे पास बचे हैं, तो मैं उसको अलॉट करूं, फाइन। चलिए अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये मेरा ठीक किया है, मैंने टेबल बनाया है या नहीं। तो वो कैसे चेक करोगे आप, 12,000 प्लस 3,000 15 प्लस 8 कितना होता है 23। तो 23,000 अप्लाइड थे और यहाँ अलॉटमेंट कितना था 10,000। तो यही था हमारे पास अलॉटेड शेयर 10,000 ही होने चाहिए, क्योंकि मैंने इशूड ही 10 किए थे। तो ये इट मींस 20,000 शेयर को मैंने 10,000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, जिसमें से क्या किया 12,000 के शेयर होल्डर को सिर्फ 2,000 थे, इनके 10,000 रुपए शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। 3,000 का पैसा वापस कर दिया, कोई इशू नहीं है। 8,000 शेयर होल्डर को 8,000 शेयर दे दी, इनके साथ कुछ नहीं, इनका कोई एक्सेस मनी नहीं आया, फाइन। अब हम जर्नल बनाएंगे, कैसे करते हैं जर्नल, देखो हमने किया हुआ है पहले ही। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, देन ड्यू करेंगे, राइट। तो हम एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करते हैं, यहां से स्टार्ट करा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फाइन। तो कितना हुआ, तो मेरे को ये कंडीशन पता है कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट हुआ है हमारा। तो बेसिकली हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 23,000 अप्लाइड थे और देन उसकी एडजस्टमेंट हमने ऐसे की है, फाइन। तो 23,000 इंटू 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा आया। नरेशन में नहीं लिख रही, नरेशन आप खुद लिखोगे, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। 23,000 इंटू 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,30,000, फाइन। अब हम एप्लीकेशन मनी ड्यू की करेंगे, तो ड्यू की एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हमें पता ही है कि सब होते हैं। फिर धीरे धीरे हम रिजेक्शन की और ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, ओके। तो शेयर एप्लीकेशन पे हमारा जो पैसा आया था वो कितना आया था 2,30,000, इतना अमाउंट मेरे को मिला था। बट जो ड्यू था वो कितना था, मैंने बोला था ना शेयर कैपिटल में हमेशा ड्यू वैल्यू आती है, तो कैसे लिखेंगे, तो ड्यू था हमारा कितना भाई 10,000 रुपीज हमने दे रहे थे, मतलब अलॉट करने थे 10,000 और उसके अकॉर्डिंग मुझे 10 रुपये मिलने चाहिए थे। तो मेरे को कितने मिलने चाहिए थे, बेसिकली
1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल गए मेरे को 2,30,000। अब इतना बर्डन है, हम कैसे सेटल करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो आप देखो कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ये तो हो गया 2000 एडजस्ट हो गया, इसके कितने शेयर एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास, 10,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ, यानी कि 10 के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो इट मीन्स इसका जो 1 लाख है वो हमारा एक्स्ट्रा आया हुआ है, राइट। एप्लीकेशन के टाइम पर आ गया होगा मेरा एक्स्ट्रा पैसा, 1 लाख रुपए आ गया होगा। आपने सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा ही देखना है, ओके। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं देखती हूँ अलॉटमेंट पे इस बंदे ने मेरे को कितने पैसे देने थे और मैं उसको अलॉटमेंट में उसका मनी ट्रांसफर करती हूँ। तो बेसिकली ये हमारा एक्स्ट्रा मनी है। अब इसमें मैं देखती हूँ अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट हो सकते हैं। तो अलॉटमेंट में जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी 10,000 के अकॉर्डिंग, सॉरी अलॉटमेंट में जो एडजस्टमेंट होगी वो इस पर्सन ने मेरे को क्या किया है, सिर्फ 2,000 शेयर ही मैंने इसको इशू किए हैं, तो ये मेरे को 2,000 के अकॉर्डिंग पैसा पे करेगा, राइट। तो अलॉटमेंट में मुझे कितना पैसा पे करेगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो पे करना ही है ना, तो मुझे 40 रुपीज पे करेगा। कितने पे करेगा, 40। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 80,000 एडजस्ट कर सकती हूँ मैं इसमें से सिर्फ अभी, फाइन 80,000, और ये बचे कितने, 20,000 रुपीज अभी हमारे पास बचे हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें बोला है कि आपको जो प्रो राइटा पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं, अगर मेरा सिर्फ सिंपल प्रो राइटा रहता और ये ना कहा होता कि कॉल्स में एडजस्ट कर दो, फिर तो मैं ये 20,000 इसके साथ ही जो 3,000 के अकॉर्डिंग है इसके साथ मैं वापस कर देती। बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं कॉल्स में एडजस्ट कर रही हूँ इस पैसे को, ठीक है। तो ये 20,000 रुपीज कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, ये 20,000 रुपीज मैं कॉल्स में एडजस्ट कर दूंगी, और ये क्या हो गया, मेरा पैसा नील हो गया, मतलब हमारी एडजस्टमेंट हो गई। दोनों पॉइंट समझा दी मैंने इसमें। फर्स्ट अगर कह रहा हूँ कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हैं फर्दर कॉल्स में, तो आप उसको फर्दर कॉल्स तक ले जाओ जब तक वो पैसा नील नहीं हो जाता। स्टिल आपका कोई पैसा बच जाता तो फिर उसको हमारे पास कोई चॉइस नहीं, रिटर्न करना पड़ेगा उसका पैसा। तो अगर हमारा कोई पैसा बचता है फिर मैं उसको इस वाले पैसे के साथ वापस कर दूंगी, रिजेक्शन ऑफ शेयर में डाल दूंगी। इतना पॉइंट समझ आ गया। देखिए कैसे करेंगे। अब बेसिकली मेरा जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ, मेरा कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ अलॉटमेंट में 80,000, तो यहाँ लिखूंगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 80,000 आ गया। देन हमने कॉल्स में भी किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में आ गई ना कॉल्स, कितने की एडवांस में है मेरे पास कॉल्स, 20,000 की। बाकी वो जो 3,000 शेयर होल्डर को तो हमें कहा ही है कि उसको तो रिजेक्शन ही किया है, तो मैं उसको लिख दूंगी बाय टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो पैसा मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। कितने का किया होगा, 3,000 शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे, 10 रुपी, तो कितना आ जाएगा 30,000। अब एक बार टोटल करो, क्या ये 2,30,000 हो गया है हमारा, ठीक है। बस ये अगर एंट्री हो गई तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यही एंट्री मेन है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, भाई हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो ठीक है, आपका हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें याद रखना है कि भाई अलॉटमेंट में अगली बार पैसा 80,000 कम मिलेगा, कॉल्स में पैसा 20,000 रुपये कम मिलेगा। तो जब भी आप इसको रिसीव की एंट्री करोगे तो इतना अमाउंट कम करके करोगे, फाइन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब करते हैं अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी ड्यू की करेंगे एंट्री। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की क्या होती है एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा, तो मैं इसको क्रेडिट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिखूंगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट डाल दो। ड्यू के टाइम पे इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, जितना ड्यू किया उतना डाल देना होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, 10,000 के अकॉर्डिंग पैसा आना था, अलॉटमेंट पे आना कितना था, 40 रुपीज आना था, तो कितना हो गया 10,000 इंटू 40, 4 लाख। ओके, ड्यू कितना होना था 10,000 के अकॉर्डिंग हमारा 30 रुपीज बेसिकली हमें अलॉटमेंट पे मिलना था, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 3 लाख रुपी, फाइन। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है वो 10,000 शेयर पे 10 रुपी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, तो मतलब 1 लाख रुपी मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का
सिक्योरिटी प्रीमियम का इफेक्ट बेसिकली हमारा हमेशा ड्यू के टाइम पर ही दिखाते हैं, रिसीव के टाइम पे हम कलेक्टिव अमाउंट रिसीव करते हैं। फाइन, चलिए अब ध्यान रखेंगे रिसीव की एंट्री कैसे करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव की। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ था हमारा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पैसा आएगा ना, तो रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगी। कितना आना था, 2 शेयर अलॉटमेंट। फाइन, आपकी चॉइस है, जो पीछे हमने शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया था आप उसको डेबिट भी कर सकते हो, कॉल्स इन एडवांस करके कर सकते हो या अलॉटमेंट इन एडवांस करके, बट मैं यहाँ पर नहीं करी, मैं कॉल्स के टाइम पे ही एडवांस का मनी दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं इसमें माइनस करूंगी। ओके, तो क्या होगा भाई, मेरे को जो ड्यू बनता था वो अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए था 4 लाख रुपीज, ठीक है, लेकिन मुझे 4 लाख रुपीज नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ऑलरेडी 80,000 रुपीज पहले मिल चुके हैं हमें, तो क्या वो मिलेंगे मेरे को? नहीं मिलेंगे ना। तो मेरे को कितने मिलेंगे अब यहाँ पर? ओनली 3,20,000 रुपीज। फाइन, इतना अमाउंट हमें मिलेगा 3,20,000। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब हम करेंगे कॉल्स का मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो अगेन पहले ड्यू की फिर रिसीव की। अब यहाँ पे लिखूंगी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मेरे को कॉल्स पे कितना पैसा मिलना चाहिए था बेसिकली? 60 + 10 मतलब 70 रुपीज। तो 10,000 शेयर पे मेरे को मिलने चाहिए थे 70 रुपीज। इट मीन्स मेरे को 7 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। ओके, बट एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू क्या थी कॉल्स की? 60 रुपीज। तो मेरे को 10,000 इंटू 60 मेरे को कॉल्स पे मिले हैं, तो मतलब 6 लाख रुपीज। फाइन, और जो 10 रुपीज है वो मेरे को क्या मिले हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के मिले हैं। तो कितने मिले हैं? 10,000 इंटू 10 के हिसाब से मिले हैं, तो मतलब 1 लाख रुपीज मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम के मिल गए। फाइन, ये ड्यू की एंट्री होगी। अब रिसीव के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है, वो जो 20,000 रुपीज ये वाले शेयर होल्डर से हमारे एक्स्ट्रा आ गए थे 80,000, तो 1 लाख एक्स्ट्रा आ गया था ना, 80,000 मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर करा था, और मैं अब जो बाकी का बचा हुआ पैसा है मतलब आपका 20,000 रुपीज हम क्या करेंगे? कॉल्स में एडजस्ट किया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वो 20,000 रुपीज हमें कम रिसीव होंगे, है ना। तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस डेबिट करके भी कर सकते हैं। पहली एंट्री में तो मैंने डायरेक्टली आपको डिडक्ट करवा दिया था, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपको कॉल्स है ना, तो कॉल्स इन एडवांस शो कर दो। फाइन, वहां पे हमने कॉल्स इन एडवांस लिखा था, तो इधर डेबिट कर दो। तो जब कॉल्स पे पैसा आएगा तो कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ ड्यू की एंट्री में शो करना है, अदरवाइज कलेक्टिव अमाउंट रिसीव करना है। तो यहाँ पर लिखोगे 2 तो यहाँ पे लिखोगे 2 शेयर कॉल्स अकाउंट। ओके, तो मेरे को कितना मिलना है शेयर कॉल्स पे? बेसिकली मेरे को मिलना है 10,000 शेयर पे मिलना कितना था? 70 रुपए के हिसाब से, मतलब मेरे को कितना मिलना है? आप 7 लाख। फाइन, अब मेरे को लेकिन मिलेगा कितना? क्योंकि वो 20,000 मेरे कॉल्स इन एडवांस के एडजस्ट हुए हुए वो पहले एप्लीकेशन के टाइम पे, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को क्या किया? डेबिट। ही प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब एक बार मेरा जो कॉल्स इन एडवांस है, चाहे तुम गेन कह लो उस टाइम के लिए या फिर कह लो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमारा ट्रेड बैलेंस होता है, अब वो लायबिलिटी मैंने सेटल कर दिया, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया। फाइन, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या करूंगी? डेबिट कर दूंगी। ओके, कितना हमारा एडजस्ट हुआ है? 20,000 रुपीज। ये हमें पता है 81 लाख माइनस 80,000 और 20,000 आया, तो मेरा 20,000 रुपीज एडजस्ट हो गया। तो 7 लाख में अब मुझे क्या मिलेंगे? 20,000 कम मिलेंगे, तो इट मींस मुझे मिलेंगे कितने? 6,80,000 रुपीज। फाइन, ये था हमारा प्रो राइटा। ऐसे हम करेंगे तो बेसिक
कैलकुलेशन करना, और फर्स्ट एंट्री अगर हमारी सही बन गई तो आगे का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ रिपीटेड चल रहा है ना। तो फर्स्ट एंट्री को बस फोकस के साथ कॉन्शियसली आपने सॉल्व करना है और पुट करना है एंट्री में अमाउंट, देन आपका आगे का क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली चलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा मैं ब्रीफ अप कर देती हूँ सिर्फ प्रो राइटा वाला कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन 23,000 शेयर्स पे आई थी, जबकि अलॉट करने थे कितने 13,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई थी। फाइन, तो उसका पैसा हमें एडजस्ट करना है। इसने बोला 12,000 को सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर दो, तो 12,000 शेयर होल्डर को मैंने क्या दिया, सिर्फ 2,000 शेयर्स दिए। फिर क्या हुआ, 2,000 शेयर होल्ड की, इस बंदे के कितने एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास है 10,000 शेयर के अकॉर्डिंग, मतलब 10, मतलब मेरे पास 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा है। अब ये 1 लाख मुझे एडजस्ट करने हैं, तो पहले मैं 1 लाख देखूंगी अलॉटमेंट में एडजस्ट करके, तो अलॉटमेंट में मुझे कितना होना था 2,000 मिले ना इसको शेयर, तो गलती से भी 10,000 मत करना, जितने उसको शेयर मिले, क्योंकि इसका पैसा एडजस्ट कर रहे हैं। फाइन, तो 2,000 इंटू उसको कितना देना चाहिए था अलॉटमेंट पे 40 रुपीज, तो कितना 80,000 ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ। अभी भी पैसा बचा है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है सिर्फ प्रो राइटा करना, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करके बाकी 20,000 रिजेक्ट कर दो, वापस कर दो रिजेक्शन के साथ जो शेयर रिजेक्टेड हुए। अगर नहीं कहा, बोला है कि कॉल्स में भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर आपने क्या करना है, ये 20,000 में से आप, ये 1 लाख में से आपने 80,000 रुपीज लेस करने हैं। तो कितने एडजस्ट हुए अभी तक हमारे 80,000, तो 20,000 अभी भी मेरे रिमेनिंग है, तो ये आप कॉल्स में एडजस्ट कर दो, कॉल्स इन एडवांस के नाम से खत्म कहानी। बस यही प्रो राइटा था। जो भी आपका कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ उसको 2 अलॉटमेंट कर दो, जो कॉल्स में ट्रांसफर हुआ उसे कॉल्स इन एडवांस कर दो, बाकी अगर कुछ पैसा बचा है उसको रिजेक्ट कर दो 2 बैंक करके। बस कि फर्स्ट एंट्री के टाइम पे अगर आपको समझ आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज क्या क्या दिखानी है, फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चांसेस बहुत माइनर हो जाते हैं कि अगर आप फर्दर कैलकुलेशन गलत नहीं करते तो। ठीक है, आई होप आपको ये प्रो राइटा वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं फॉर फीचर की तरफ। फॉर फीचर क्या होता है, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर फीचर और रीइश्यू इजी कॉन्सेप्ट वाला डिस्कस करेंगे। प्रो राइटा वाला हम फॉर फीचर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं फॉर फीचर। बिल्कुल सिंपल फॉर फीचर जब होता है, जब प्रो राइटा वाला केस नहीं होता। फाइन, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, पूरा जो हमारा टेबल था प्रीवियस क्वेश्चन वाला वही है, बट सिर्फ चेंज क्या है, वहां पे यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम था, बट यहाँ से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दिया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 10 रुपी पर शेयर है। ओके, ये मैंने बताया था, ये वाला साइन कॉल्स इन एरियर्स का होता है और ये वाला भी कॉल्स इन एरियर्स का, कॉल्स इन एडवांस का ये वाला साइन होता है। बट यहाँ मैंने कॉल्स इन एडवांस को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉल्स इन एरियर्स होता है, पहले तो फॉर फीचर समझना जरूरी है कि फॉर फीचर क्यों होता है। जब भी कोई पर्सन हमारे शेयर्स पे पैसा नहीं देता, यानी कि एरियर करता है, तो उस केस में एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी उस पर्सन से अपने शेयर फॉरफीट कर लेती है। फॉरफीट इन द सेंस कि उससे हमारे अपने शेयर ले लेती है, और प्रीवियस जो उसने पैसा दिया होता है डजंट मीन कि वो उसको वापस करेगी, नहीं, क्योंकि गलती अब यहाँ पे शेयर होल्डर की है, तो कंपनी सिर्फ शेयर्स ले लेगी उससे, और प्रीवियस ईयर का जो उसने पैसा पे कर दिया या प्रीवियस कॉल्स पे जो उसने पैसा पे कर दिया वो कुछ नहीं उसको रिटर्न कर दी। ओके, इस केस में शेयर होल्डर का लॉस होता है। कंपनी का तो है ही जो है, बट वो रीइश्यू करके अपना लॉस फुलफिल कर लेती है, बट शेयर होल्डर को इसमें नुकसान होता है कि अगर वो अपने शेयर एरियर्स में रखता है और उसके शेयर फॉरफीट हो जाते हैं तो फॉरफीचर में क्या होता है, बेसिकली कंपनी की शेयर कैपिटल जो मार्केट में लगी हुई है वो कम हो जाती है। ओके, और फिर उस कैपिटल को तभी बढ़ा सकता है जब वो रीइश्यू करता है। तो मैंने दोनों केस यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट आपका क्या किया, एक पर्सन था ए, सपोजिंगली ए हमारा एक पर्सन था जिसके पास हमारे 100 शेयर्स, उसने सिर्फ कॉल्स नहीं दी, मतलब उसने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, बट कॉल्स नहीं दिया। फाइन, और एक पर्सन था बी जिसके पास हमारे 50 शेयर्स है, उसने ना तो हमारे अलॉटमेंट दिया है ना ही हमारा कॉल्स दिया, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी, उसके बाद उसने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया। इस केस में कोई प्रो राइटा नहीं है, 10,000 इश्यू थे और 10,000 पर ही सब्सक्रिप्शन आई है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। फॉर फीचर की अगर मैं बात करूं तो
फॉरफीचर मैंने बता दिया, शेयर कैपिटल कम होती है। तो जब शेयर कैपिटल कम होती है तो इट मींस क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना। अभी तक क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब जब उसके शेयर फॉरफीट कर ले तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं आपको फॉरफीचर बता रही हूँ, ये 100 शेयर पे जिसमें सिर्फ कॉल्स मिली। फाइन, देखिए कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, देन करेंगे हम टू जो से भी एरियर में रखा, चाहे वो कॉल्स एरियर में रखे चाहे वो अलॉटमेंट एरियर में रखे, तो जो भी चीज एरियर में है ना उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू करूंगी टू कॉल्स अकाउंट। फाइन, अब समझते हैं कि कहां पर क्या अमाउंट जाती है। देखिए शेयर कैपिटल में हमेशा आपकी फेस वैल्यू आती है, मतलब जितने का शेयर था। तो यहाँ पे शेयर कितने का था, 100 का था। तो जितने भी शेयर फॉरफीट हुए हैं उतना नंबर ऑफ शेयर, 100 शेयर फॉरफीट हुए, और कितने का ईच था, 100 रुपए का ईच। फेस वैल्यू लेनी है यानी कि पार वैल्यू। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 100। तो कितने रुपए से कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, बाय 10,000 रुपीज। फाइन, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जितना अमाउंट हमें मिल गया, मतलब जितना अमाउंट उस पर्सन ने हमें अब तक दिया है उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम हो किसी क्वेश्चन में और उस पर्सन ने जिसके शेयर फॉरफीट हो रहे हैं उस पर्सन ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया है, ठीक है, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को एक्सक्लूड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी कि क्यों एक्सक्लूड करोगे, ओके। क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और उस पर्सन ने हमको दे दिया तो फिर ठीक है, वो एक्स्ट्रा पैसा मांगा था वो उसने दे दिया, अब हमें उसका कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ फेस वैल्यू से करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा कितना था, बेसिकली हमें मिला कितना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 40। ये सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि उसने हमें दे दिया, तो एक्स्ट्रा पैसे से अब हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसने हमें पे कर दिया था। फाइन, तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जितना भी उस पर्सन ने हमें पैसा अब तक पे किया है उन फॉरफिटेड शेयर्स पर। तो 100 शेयर्स मैंने फॉरफिट किए थे और 100 शेयर पे उसने मेरे को 40 रुपीज पे कर दिए थे, ठीक है। ये 40 ये नहीं है, ये एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट 10 प्लस 30 है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं देंगे, ठीक है। तो कितना पैसा हमारे पास आ गया था, उसने हमें 4000 रुपीज पे कर दिए। फाइन, अब कॉल्स में कह लो, कॉल्स मैंने बोला तो शेयर फॉरफीचर के बाद टू में वो चीजें आती हैं जो उसने पे नहीं किया, तो इसमें हमें सिर्फ कॉल्स पे नहीं की, तो मैंने इसलिए 2 कॉल्स लिखा। तो कॉल्स में उसने हमें 100 रुपीज पे कितना पे नहीं किया, 60 रुपी पे नहीं किया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 6000 रुपीज। फाइन, इतना समझ आया, क्लियर है इतना। चलिए अब मैं साथ ही इसका रीइश्यू कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली आप ये कह लो मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें, तो मैं दोनों का अलग अलग ही आपको एंट्रीज करके बता रही हूँ। अब मैं इसी के साथ यहाँ पे रीइश्यू कर देती हूँ। रीइश्यू कैसे करेंगे, रीइश्यू का मतलब जितने शेयर उसके लिए ना फॉरफिट किए उतने मैंने वापस कर दिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रीइश्यू के टाइम पे पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने के रीइश्यू किए, 80 रुपी के, मतलब जो शेयर थे वो 100 रुपी की वैल्यू थी बट हमने उसको 80 में रीइश्यू किया, तो ये 20 रुपीज का लॉस हो गया ना। तो मैं जो लॉस होता है ना उसको डालती हूँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जब भी रीइश्यू के टाइम का लॉस होता है तो उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालती हूँ। क्यों, क्योंकि जब शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, तो उस टाइम पे हमारा फायदा था, है तो इसी शेयर का फायदा ना 4000 रुपीज, तो मैं इसका जो लॉस होगा मैं उसी शेयर के जो गेन में एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर जो हमें गेन हुआ था उसी में से ही रिकवर करूंगी, तो इसलिए मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। फाइन, फिर क्या करूंगी, 2, अब मेरी कैपिटल उतने से रेज हुई, जब हम मेरी 100 से कम हो गई थी, अब मैंने रीइश्यू कर दिया, उतने ही शेयर से हमारी इंक्रीज हो जाएगी ना कैपिटल, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना समझ आया। अब क्या होगा, बैंक में कितना पैसा आया होगा, 100 शेयर पे कितने रुपए में रीइश्यू हुआ मेरा, 80 में, तो मतलब मेरे पास 8000 रुपीज आए होंगे। लॉस कितने का हुआ, 100 शेयर पे 20 का लॉस हुआ,
तो मतलब 2000 रुपीज शेयर फॉर फीचर से मैं एडजस्ट करूंगी। तो हमारी जो पार वैल्यू कितनी थी 100 शेयर पे 100 रुपीज थी, तो मिलना कितना चाहिए था 10,000, या कह लो कि शेयर कैपिटल आपकी 10,000 से रेज हो गई। ठीक है, अब मैंने बोला है कि ये शेयर फॉर फीचर का लॉस मैं मतलब इस शेयर फॉर फीचर का लॉस मैं इसमें से बियर करूंगी, एडजस्ट करूंगी। तो जो भी फिर मैं एडजस्टमेंट करके देखती हूँ कि भाई मेरे को फायदा हो रहा है एक्चुअल में नुकसान हो रहा है। अगर फायदा होगा तो मैं उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगी, और अगर नुकसान होगा तो मैं कैपिटल रिजर्व से वो पैसा निकाल लूंगी। कैपिटल रिजर्व मतलब हमारी लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, लायबिलिटी का बैलेंस मतलब रिजर्व में अगर कोई पैसा डालेंगे तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में आएगा। और जब मैं कैपिटल रिजर्व में से पैसा विड्रॉ करूंगी तो उस केस में मेरा बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस मेरा जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। फाइन, तो देखते हैं। ठीक है, मेरा 100 शेयर पे ही 4000 का गेन आया था। अब ये 100 शेयर का ही लॉस है, तो मेरा ये लॉस कितना पिया हुआ है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2000 का, तो मेरा रिमेनिंग कितना रहेगा 2000। ये 2000 रुपीज में कहाँ डाल दूंगी, कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगी। तो बेसिकली मैं क्या एंट्री पास करूंगी टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि मेरा कैपिटल रिजर्व में पैसा इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये वाला बैलेंस क्रेडिट था, ये वाला बैलेंस डेबिट था, तो मैंने माइनस किया, तो मेरा कितना बैलेंस बचा, क्रेडिट बैलेंस बचा ना, तो इसलिए मेरा टू कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 2000 रुपीज। फाइन, इतना समझ आया क्या होगा। तो ये हमारा फॉर फीचर और री इश्यू की ये एंट्रीज थी। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कितना पैसा शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा वो मैंने बता दिया। जितना पैसा रिसीव हो गया अब तक वो शेयर फॉर फीचर में, बाकी जितना भी एरियर्स रहा था उसका नाम लिखेंगे सेपरेटली। फाइन, और देन अगर उसको री इश्यू करेंगे तो हम जितना अमाउंट हमें मिला वो बैंक में, जितना लॉस हुआ ये तो था हमारा डिस्काउंट पे री इश्यू था इसलिए मेरा लॉस हुआ। समटाइम्स प्रीमियम पे भी री इश्यू हो जाता तो मेरा प्रॉफिट होता, तो मैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम करती। लाइक कैसे करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फाइन, देन यहाँ हमारा लॉस हो तो शेयर फॉर फीचर में जाएगा। क्यों यहाँ शेयर फॉर फीचर लिखा, लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन शेयर पे मेरे को पहले प्रॉफिट हुआ है, तो मैं ये जो लॉस है मैं उस अकाउंट से एडजस्ट कर लूंगी। फाइन, तो फिर मैंने वो एडजस्टमेंट करने के बाद बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हमने 50 शेयर फॉरफिट किए हैं और रीइश्यू किए हैं एट ₹90 पर शेयर। और यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इट मींस उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया था। पहले मैंने समझाया था जिससे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा है और वो एरियर्स में नहीं है, जैसा कि ये केस है, तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो उस केस में क्या फॉरफीचर की एंट्री होगी वो समझेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फॉरफीचर हुआ, मैंने क्या किया, 50 शेयर होल्डर थे उनको 50 के 50 रीइश्यू कर दिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और एड ऑन करूंगी आफ्टर दिस, वो बाद में बताऊंगी। देखिए क्या है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको कि 50 शेयर पे एरिया था, वो शेयर फॉरफिट हुआ और उनको रीइश्यू कर दिया। ठीक है, तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर कहाँ किया, आफ्टर कॉल्स किया है, ध्यान रखना है। फॉरफीचर कहाँ किया होना चाहिए, आफ्टर कॉल्स या अलॉटमेंट, तो वो अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर कॉल्स किया है, तो बेसिकली मेरे एरियाज में तो अलॉटमेंट रहा होगा और कॉल्स रहा होगा। कैसे करते हैं, तो पहले तो इतना पता है मेरे को शेयर फॉरफीचर हो रहा है, तो शेयर कैपिटल तो डेबिट हो गई। क्यों, क्योंकि मेरी कैपिटल मार्केट से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को तो मैं डेबिट करूंगी ही करूंगी। ओके, टू शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे क्या बताया था, जितना पैसा हमें मिल गया फॉरफिटेड शेयर पे। ठीक है, तो बेसिकली शेयर मेरे 50 शेयर्स थे और उस पे मेरा कितना मनी रिसीव होना था, 100, तो मतलब मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए था, 5000 रुपीज मुझे मिलना चाहिए था। फाइन, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए, कितना मिला मेरे को, 50 शेयर्स पे मेरे को सिर्फ अब तक 10 रुपए मिले हैं, तो मतलब मुझे तो सिर्फ 500 रुपए मिले हैं। ओके, तो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा था। अब देखो भाई, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा था, इसने नहीं दिया, तो क्या मुझे इसमें शेयर अलॉटमेंट में लेना चाहिए इसको, बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब मांगा उसने दिया ही नहीं, तो मैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम भी
पे कितना हो गया 2000 रुपीज, एंड हमारा कितना था कॉल्स पे कितना मांगा, ये भी एरियर्स है, तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट कितने 50 पर 60 रुपीज मिलने चाहिए थे, बट उसने दिए नहीं, तो कितने रुपए नहीं उसने दिया हमें 3000 रुपीज उसने हमको नहीं दिए। अब अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो क्या ये मेरा बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा। कितने रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है 500। क्यों आ रहा है उसका रीजन मैं बताती हूँ। जब मैंने यहाँ शेयर अलॉटमेंट में मैंने क्या किया 30 + 10 मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम किया, बट यहाँ पे थोड़ी ना प्रीमियम ऐड किया, यहाँ पे तो पार वैल्यू ली है ना। तो जब मैं यहाँ प्रीमियम ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करना होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा बट मिला नहीं, तो ये यहाँ पर भी ऐड होगा, तभी बैलेंस होगा हमारा। ठीक है, तो 50 × 10 रुपये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का था और ये आगे 500। अब हमारा अकाउंट जो है बैलेंस हो गया। समझ आया क्यों मैंने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से पॉइंट में रखा। जब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और आपको मिल भी गया, तब सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करो, पार वैल्यूज लेके चलो। बट अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और अगर आपको नहीं मिला, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ कंबाइन ऐड करना पड़ेगा, मतलब कलेक्टिव अमाउंट दिखानी पड़ेगी, और यहाँ सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिखाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करके। फाइन, अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट। अब रीइश्यू किया है हमने 50 शेयर्स पे, तो ऑब्वियसली जब मैंने रीइश्यू किया तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है अभी कितने का 10 रुपये का लॉस हुआ है, तो मैं वो कहाँ लिख दूंगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिख दूंगी। ठीक, और 2 क्या करूंगी, शेयर कैपिटल कर दूंगी। ओके, तो क्या होगा 50 शेयर्स पे मेरे को कितने रुपए मिलने चाहिए थे 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000, बट मुझे लॉस कितने का हुआ 50 शेयर पे 10 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, और 50 शेयर पे मुझे मिले कितने 90 रुपये मिल गए हैं, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4500। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल था। अब पॉइंट है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने 50 शेयर का फॉरफीचर किया है, ये जो अमाउंट है वो किसके अकॉर्डिंग है 50 शेयर के अकॉर्डिंग, तो जो अगर आप रीइश्यू का लॉस कंसीडर कर रहे हो ना, तो ये भी उतने ही शेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों पॉइंट में बता रही हूँ वो मैं नेक्स्ट जो एंट्री कराऊंगी उसमें समझाऊंगी। ओके, चलिए, तो कितना था 50 शेयर पे मेरे को 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि तो मैंने इसका शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस क्रेडिट किया था, और लॉस कितने का हुआ अभी यहाँ पर हमें 500 का लॉस हो गया, तो मैंने इसका बैलेंस क्या किया डेबिट किया। फाइन, तो क्या मेरा कुछ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, नहीं। मैंने कैपिटल रिजर्व में जितना डालना था, मींस मैंने जो शेयर फॉर फ्यूचर में जितना डालना था उतना तो मैंने एडजस्ट कर लिया। कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी। फाइन, इतना समझ आया, क्लियर है। चलिए, इसमें एक और पॉइंट मैं अपनी साइड से एड ऑन कर रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। हमारा जो है फॉरफीचर तो हुए हैं 50 शेयर्स के, जैसा हमारा पुराना पॉइंट था, फॉरफीटेड शेयर्स है 50, बट मैं यहाँ पर जो रीइश्यू कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे रीइश्यू 50 शेयर्स नहीं कर रही, मैं रीइश्यू कर रही हूँ 40 शेयर्स का। ओके, देखो कैसे करेंगे। 40 शेयर्स रीइश्यू एट ₹90 पर शेयर। अब यहाँ जो मैंने रीइश्यू की 50 से मल्टीप्लाई की थी, अब यहाँ पे वो 50 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, कितने से होगी 40 से होगी, भाई इतने ही रीइश्यू है, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर देती हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी लॉस ही हुआ है वैसे मेरे को 10 रुपीज का, तो इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बैंक में 40 रुपए के अकॉर्डिंग मुझे 40 शेयर्स के अकॉर्डिंग मुझे 90 रुपए मिलेंगे, और मुझे लॉस क्या होगा 40 शेयर पे 10 रुपए का लॉस हो गया, और यहाँ पे 40 पे मेरे को 100 मिलने चाहिए थे, तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी, कितना आ जाएगा 3600, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, और ये आ गया 4000 रुपीज। ये तो सिंपल था प्रीवियस एंट्रीज की तरह, बट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व यानी कि जो शेयर फॉर फ्यूचर को हम एडजस्ट करते हैं वहां पे डिफरेंस है, वो
वैल्यू कैसे कंप्यूट करोगे, बच्चे वही गलती करते हैं। मैंने अभी तक क्या किया, ये 500 में से 400 माइनस करवा दिया था, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक पॉइंट बताया, हमें चेक करना है ये जो शेयर फॉर फीचर का गेन है, अगर वो 50 शेयर पे है तो ये लॉस भी कितने पे होना चाहिए था, 50 पे। लेकिन ये लॉस 50 पे नहीं है, ये लॉस कितने शेयर के अकॉर्डिंग है, 40 शेयर के अकॉर्डिंग। तो हमारे वो जो 10 शेयर्स है उसका लॉस मैं इससे थोड़ी एडजस्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। तो मुझे ये जो वैल्यू है, मुझे ये वैल्यू 40 पे लेके जानी होगी। ओके, कैसे लेके जाएंगे, ये जो 500 शेयर्स हैं हमारे किसके अकॉर्डिंग है, आपके 500 शेयर्स है 50 शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो 1 शेयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे लेके कितने पे जाना है, 40 पे। 40 के अकॉर्डिंग शेयर फॉर फीचर निकालना है, तो कर लो कंप्यूट, कितना हो गया, 40 के अकॉर्डिंग मेरा 400 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ये तो मेरा जो मैं एडजस्टमेंट करूंगी वो, इसमें एक 100 रुपीज वो है जो मेरे किस पे है, 10 शेयर पे, जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुए। ये चीज दोनों ध्यान रखना। ओके, तो ये जो 400 शेयर्स है ये तो क्या होंगे मेरे, इनका लॉस बियर करेंगे। ओके, तो इसका जो लॉस हुआ ये 400 ही डेबिट बैलेंस है इस पे। तो मेरे को क्या कुछ होगा कैपिटल रिजर्व में, इन 400 का कुछ ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जो 100 शेयर्स हैं जो कि अभी एडजस्ट हुए ही नहीं शेयर फॉर फीचर के, अभी शेयर फॉर फीचर में 100 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ये वाला क्रेडिट बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ओके, वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व। ओके, और कहा जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 100 रुपीज। इतना समझ आया, क्लियर हो गया। वो गलती नहीं करनी जो मैंने बताई है कि बच्चे गलती कर देते हैं, और वो क्या गलती है कि ये जो शेयर फॉर फीचर में से डायरेक्टली वो 100 रुपीज माइनस कर देंगे। तो चांस की बात है कि माइनस करके भी 100 आ रहा है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने पहले इस 500 को आपके जो रीइश्यूड शेयर है उन पर लेकर आना है, फिर उसका जो गेन है इस लॉस से कंपेयर करना है, फिर देखना है कितना शेयर फॉर फीचर में जाता है, ठीक है। तो जितना शेयर फॉर फीचर का बैलेंस बचेगा वो प्लस जो पुराने जो शेयर्स जो अपने अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं, वो जो गेन है वो, उन दोनों को ऐड करके आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन कॉमेंट बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।